हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लास्ट वीडियो के अंदर कुछ हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा भी था कि आप लोग का क्या केमिस्ट्री है, किस टाइप से यूज होता है इसका, क्यों हमने पढ़नी जरूरी है और क्यों मतलब क्या हमें आएगा इसके अंदर, वो सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा। और कल आपका रिजल्ट भी आ चुका है ना, और अच्छा ही रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि क्या आपको अपना सब्जेक्ट लेना है। तो आशा यही है कि आप सब लोग साइंस स्ट्रीम के अंदर जाएं, कि इसके अंदर स्कोप भी अच्छी है आगे आपको, क्योंकि 12th के बाद ज्यादातर लड़के तो होते हैं नेवी एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि मैथ साइंस लेनी पड़ती है। तो आप लोग इच्छा रखना कि आप लोग मैथ साइंस ही लो, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट डेवलप है और अगर वो कर सकता है तो। और एक चीज बता दे सकती हूँ, इंटरेस्ट कभी भी डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपका पहले है ही नहीं तो है ही नहीं, ठीक है। आगे आप लोग को स्टाफ अच्छा मिलेगा ही, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड कर दे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, पूरे एकदम बिलीव के साथ आपको साइंस लेनी ही है। ये नहीं, जबरदस्ती तो हम लोग नहीं कर सकते, बट अपना अच्छा सब्जेक्ट लीजिए जिससे आपको आगे भी करियर के अंदर क्या हो, हेल्प मिले उससे, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, मतलब नेवी एयरफोर्स लड़कों की तो मोस्टली चाहिए ही होती है, 12th के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद तो 12th के बाद सेटल डाउन होने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस वगैरह लेनी ही पड़ेगी। तो आप लोग को क्या करना है, साइंस वगैरह अच्छे से ले लेनी है, केमिस्ट्री अच्छे से बिलीवली करिए कि केमिस्ट्री अपनी अच्छी हो जाएगी। 11th के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री है वो आपको माइंड के अंदर सेट करवा देंगे, डोंट वरी। तो इसके लिए पूरा जो आपका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी है, एंड वो मैं लेती भी हूँ कि मैं मतलब अच्छे से आपको करवाऊंगी। और आपका जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी आपका बहुत अच्छे से कराया जाएगा। सो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो अच्छे से अपना जो है सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी। इसलिए साइंस वगैरह लीजिए और अपना आगे का भी देखिए। आजकल आर्ट्स तो बहुत ही कम लोग लेने लग गए हैं, ज्यादातर लोग साइंस ही लेते हैं। तो आप लोग की भी यही इच्छा होनी चाहिए कि आज रिजल्ट आया आपका कल, तो उससे आपको अच्छा सा मतलब मोटिवेशन मिले कि हमें आगे और अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, ठीक है। तो और अपने अच्छे परसेंटेज को इंक्रीज करना है, आगे कुछ करियर भी में भी कुछ करना है, तो उसके लिए आप बहुत सारी स्कोप है आगे साइंस के अंदर जाओगे तो। ओके, दैट्स अ पार्ट। ये तो आपका जो है खुद का चॉइस है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत अच्छा स्कोप है साइंस के अंदर। तो आप लीजिए, मैथ लीजिए, बायो लीजिए, जो भी फिर आपका है इसके अंदर, नॉन मेडिकल मेडिकल, वो तो जिसके अंदर जो जाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने द्रव्य जो हमारा है, द्रव्य यानी कि मैटर, जो पदार्थ है, उसके बारे में पढ़ा था कि जो होते हैं इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। द्रव्य क्या पदार्थ होता है, वो पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, यानी कि कुछ न कुछ उसका भार है, और जो कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, यानी कि जैसे मैंने ये मार्कर बताया था, ये जितना स्पेस ले रहा है, कुछ स्पेस ले रहा है और कुछ इसके अंदर द्रव्यमान है, भार है, हमने उठाया तो इसको हमें कुछ वेट लगा है, ठीक है। तो वही जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और जो स्थान घेरते हैं। अब उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी थी कि उनकी अवस्थाएं कितने प्रकार से पाए जा सकते हैं। तो हमारे नेचर के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थ है ठोस अवस्था में है, कुछ पदार्थ है द्रव अवस्था में, और कुछ पदार्थ है गैसीय अवस्था में। अब सबके नेचर अलग अलग हो गया ना, इनकी 3 अवस्थाओं के आधार पर इनको बांटा गया कि इनकी अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार से हो गए। एक तो हमारा ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर अगर हम बात करें तो ठोस क्या हो जाएगा, जिसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी क्या होता है बताया था हम लोगों ने, निश्चित, यानी कि जिनके जो कण है वो प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। प्रबल आकर्षण बल होगा, आकार आकृति दोनों क्या होंगी उसकी निश्चित होगी, और आयतन भी उसका क्या मिलेगा, निश्चित मिलेगा। फिर दोबारा अगर हम दूसरी बात करते हैं द्रव्य की, तो हमने बोला था कि अणु उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, थोड़ा दुर्बल होता है। फिर अगर हम देखें तो उनकी आकार आकृति की, तो आकार आकृति जो होती है वो उनकी क्या नहीं होती है, आकृति जो होती है वो उसकी निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन जरूर उसका क्या होता है, निश्चित होता है। आकृति हम लोग जैसा पात्र लेते हैं उसके अनुसार हो जाती है, बट आयतन क्या नहीं होता, निश्चित होता है।
आयतन पात्र के अनुसार ऐसे नहीं है बदल जाएगा। आयतन जैसा मैंने बताया था, आधा ग्लास लेंगे तो वो आधा ही ग्लास दूसरे के अंदर रहने वाला। उसके बाद गैस अवस्था की अगर हम बात करें तो गैस अवस्था के अंदर भी क्या होगा, आकार निश्चित अनिश्चित, आकृति भी अनिश्चित, क्योंकि आपको पता है गैस के अणु तो दूर दूर तक फैलते रहते हैं, कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है उसके अंदर, और न ही उसका आयतन निश्चित होता है, तो आयतन भी उसका क्या होता है, अनिश्चित। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए दो चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो क्या कि इनमें एक तो आपने पढ़ा द्रव और एक पढ़ा आपने द्रव्य। तो द्रव्य जो है ना उसकी तो ये तीनों अवस्थाएं ही है। ठोस मीन्स सॉलिड, द्रव मीन्स लिक्विड और गैस मीन्स गैस, ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये द्रव्य है और ये क्या है, द्रव है। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद की बात आती है कि अब इनके गुण क्या है, द्रव्यों के क्या गुण होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक वो आता है द्रव्य के गुण। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि किस प्रकार के इनके गुण होते हैं। जो भी आपके द्रव्य होते हैं यानी कोई भी पदार्थ, वो लगभग दो प्रकार के गुण क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। एक तो भौतिक गुण और एक होते हैं आपके रासायनिक गुण। भौतिक गुण धर्म या भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे गुण धर्म जिनको पदार्थ को बिना किसी परिवर्तन किए हम लोग बाहर से उसका रूपांतरण यानी पदार्थ का हमें रूपांतरण नहीं करना पड़ता, बिना रूपांतरण के बिना परिवर्तन के जो भी गुण उसके देखे जा सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण धर्म। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि उसकी अवस्था कैसी है, उसकी रंग कैसा है, उसकी स्मेल गंध कैसी है, उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, श्यानता कितनी है, घनत्व कितना है। ये सब अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो ये सब प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है, आपकी भौतिक गुणधर्म के अंदर। मैं एक एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगी, वैसे सब पीछे पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग 11th के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो मैं आपको यही सोच के पढ़ाऊंगी कि आपको पीछे आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप 0 लेवल से मैं आपकी केमिस्ट्री शुरू करूंगी। और आशा करती हूँ कि जितना भी आपके 11th के अंदर है वो आपका 100% आपके माइंड में भी सेट हो, ठीक है। तो हम लोग 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे आपको भले ही आती हो नहीं आती हो, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसको क्या कहते हैं, गलनांक होता क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, गलनांक, पथनांक, क्षांता, घनत्व, क्या चीजें हैं, क्या मतलब है, क्या ये गुण हम लोग बोल रहे हैं लेकिन होती क्या है ये सारी चीजें। ओके, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में, नो डाउट। उसके बाद अगर हम लोग रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण के बारे में हम लोगों ने बोला कि रासायनिक ऐसे गुण होते हैं जिनको मापने के लिए हमें पदार्थ को पहले परिवर्तित करना पड़ता है, यानी उस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। जैसे कि सपोज करो, आपको सिंपल बताती हूँ, आप लोग क्या करते हो, अम्लता निकालते हो, क्षारकता निकालते हो, ठीक है। आप लोग को मैंने एक दूध रख दिया और एक मैंने दही रख दिया, ठीक है। आप लोग को दो चीजें रखी हुई है, एक दूध रखा है, एक दही रखा है, दोनों ही दिखने में सफेद है, दोनों ही क्या लिक्विड है, ठीक है। लेकिन अगर दही का छोड़ो, दही का तो फिर भी थोड़ा अलग से पता चल जाता है, दूध और छाछ रख लो, दूध और छाछ में पता चलता है क्या कौन सा छाछ है, सिर्फ देखने में तो नहीं लगता, दोनों ही क्या होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, दोनों ही लिक्विड है और दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी लगभग क्या है, संगठन भी समान है। अब मैंने आपको बताया, बताओ देख के बताओ कि ये इसके अंदर ये अम्लीय कौन सा है और क्षारीय कौन सा है, आप लोग ऐसे देख के बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। आपको क्या करना होगा, कोई लिटमस पेपर लेके आओगे, उसके अंदर उसको डिप करके देखोगे, अगर चेंज होता है ब्लू से रेड, रेड से ब्लू होता है तो उसका मतलब वो एसिड बेस होगा। उस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, उसका निकालते हो। यानी कि आपको एसिड बेस जो भी प्रॉपर्टी है उनको निकालने के लिए पहले कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन करनी पड़े, कुछ केमिकल चेंज आपको करने पड़े। अब मैं आपको इसी इन दोनों की भौतिक गुण के बारे में बता दूं तो आप इजिली बता दोगे कि इसका रंग कैसा है, सफेद, इसमें गंध कैसी, यानी जो भी आती है आपको स्मेल कुछ भी वो लिखोगे। फिर इसके अंदर ये कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, है ना, इनका गलनांक, क्वथनांक लगभग कितना हो सकता है, श्यानता क्या है। तो ये सब प्रॉपर्टी जब हम डिटेल से एक एक पढ़ेंगे, एक एक चीजें होती क्या है तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, ऐसे वे गुण जिनको देखने के लिए या जिनके मापन के लिए हमें पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं करना पड़ता है, यानी कि पदार्थ को बदलने की तो जरूरत है ही नहीं, जैसा पदार्थ है उसी के अंदर उन गुणों को क्या कर लिया जाता है, मापन कर लिया जाता है।
वे गुण हमारे क्या कहलाते हैं, आपके भौतिक गुणधर्म। यानी कि भौतिक गुणधर्म वे गुण हो जाएंगे जिनको हम लोग एज इट इज उनको देख के, मान लो ये इनके हम लोगों को पदार्थ यहाँ रखा हुआ है, इस पदार्थ को आपको देख देख के बताना है, तो जो भी आप देख के बता सकते हो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म की डेफिनेशन लिखते हैं। तो आपको पता है द्रव्य के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका भौतिक गुणधर्म, और जो सेकंड टाइप आता है वो आते हैं रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पहले के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। भौतिक गुणधर्म, तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, किसी भी पदार्थ के वे गुण जिनको देखने या हम लोग बोल सकते हैं मापने के लिए, देखने या मापने के लिए पदार्थ के संगठन में कोई रूपांतरण नहीं करना पड़ता। वे गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो दोबारा से हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ के वे गुण जिनको देखने या मापने के लिए पदार्थ के संगठन में कोई रूपांतरण नहीं करना पड़ता है, यानी कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ेगा उसके संगठन में, यानी कि जो जैसा है वैसा देख के हम लोग जो गुण बता दें वो उसके क्या कहलाते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से गुणधर्म आते हैं, जैसे कि अवस्था, ठीक है, भी कैसा है अवस्था के अंदर, वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, ठोस है, द्रव है या गैस है। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ये मैंने आपको डिटेल से बता भी दिया है। उसके बाद अवस्था के बाद आप बात करो रंग की, तो ये भी आप लोग देख के बता सकते हो किस प्रकार का रंग है, जैसा रंग दिख रहा है आपको वैसा, ठीक है। फिर आपका देख सकते हो गंध, स्मेल करके, ठीक है, स्वाद टेस्ट करके, गलनांक, क्वथनांक, श्यानता, घनत्व आदि। चलो इतने सारे, ठीक है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, फिजिकल। अब इनके ये बड़े बड़े से नाम देख के थोड़े से कंफ्यूज मत तो जाना, डर मत जाना, डोंट वरी, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये सारी चीजें होती क्या है। देखिए 11th है, अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत ही सारी चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी। पहले पता नहीं आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो सब चीजें अलग है। अभी जो भी चीजें आप सीखो तो इतना जरूर ध्यान रखना, आपका बेसिक है तो आप अच्छे से उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, 0 लेवल से बताई जाएगी तो 0 लेवल से आप लोग समझने की कोशिश कर लो। आपको ये नहीं डरना है कि अरे हमने तो 10th में ये पढ़ा ही नहीं था, या फिर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, या फिर मैं अभी भूल गई, जो भी, लेकिन अभी आप लोग अच्छे से थोड़ा सा उसको कवर कीजिए। ओके, तो देखिए हम लोग का अवस्था आप लोग को अच्छे से पता है, या तो सॉलिड दिख रहा है, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड, और गैस फॉर्म में तो गैस। ये हो गया रंग, गंध, स्वाद, यहाँ तक तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ये तो सारी प्रॉपर्टी नॉर्मल है। गलनांक, गलनांक क्या होता है, तो गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर पदार्थ
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? गलनांक। गल गया, ठीक है, मेल्ट हो गया, ठोस से द्रव में चला गया, गल गया। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होने लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा? गलनांक। उसके बाद अगर हम बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक के बारे में क्या लिखोगे? वह ताप जिस पर पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है। क्या बोलोगे? वह ताप जिस पर पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, यानी बॉईल करने लगता है। और जैसे ही बॉईल होगा तो वो क्या होगा? लिक्विड से गैसेस के अंदर जाने लगेगा। इसका एक पूरा एक फॉर्मा है, 10 में पढ़ा है, फिर भी मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से क्वथनांक गलनांक होता रहता है। ये हम लोग देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपका रब हो गया, ये इतना तो समझ आ गया, भौतिक गुणधर्म ये इतना सा, ठीक है, ये इतना ही करते हैं। दोबारा से इसको प्लान करेंगे। तो देखिए, आपकी अवस्थाएं हैं ठोस, फिर ठोस से क्या बनता है? द्रव, और द्रव से क्या बन जाता है? गैस। ठीक है, अब देखिए, ठोस को जैसे ही आपने क्या किया? गर्म किया, है ना, गर्म किया, तो वो क्या बन जाता है? द्रव। देखो, सिंपल सा एग्जांपल होता है अपने घर में ही, आइस, बर्फ होती है ठोस, उसका अगर फ्रीजर में रख रखा है, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, तापमान बहुत कम है, जब तक तो क्या है? वो बर्फ है। लेकिन आपने जैसे ही मान लो फ्रीजर से बाहर निकाला, उसका तापमान बढ़ गया, बाहर तो का तापमान तो ज्यादा है, तो तापमान बढ़ गया, इसमें वो गर्म हो गई एक तरीके से, तो क्या हो गया? वो पानी हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, इसके अंदर ये जो ताप आएगा, वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक, गलनांक। बोलो, कहलाया कि नहीं कहलाया? समझ आया कि नहीं आया? कि ठोस से जब वो द्रव में बदल रहा है गर्म होके, तो वही क्या है? गलनांक ही तो है। ओके ओके, अब हम लोग का हो गया पानी, यानी द्रव। अब ये द्रव जो है, ये क्या होगा? इसको आप लोग पानी को उबालना शुरू कीजिए, पानी को गर्म करना रखिए। क्या होगा? थोड़ी टाइम के बाद आप एक, ऐसे नहीं है कि आपने रखा और 5 मिनट के बाद देखने चले उठ गया सारा पानी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। अब आपने उसको चालू छोड़ दिया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद पानी उबल के क्या होने लगेगा? वेपर बनाने लगेगा, और क्या बन जाएगा? वो गैस फॉर्म के अंदर क्या होने लगे? उड़ने लगेगा। और पानी आपने जितना हमने गर्म करने को रखा है, उससे बहुत ही क्या हो जाता है? आपको कम पानी मिलता है। ठीक है ना? तो ये जो प्रक्रिया है, जिसके अंदर द्रव से वो क्या बन गया? गैस में बदल गया, वो प्रक्रिया आपको गर्म ही किया यहाँ पे भी आपने, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई? क्वथनांक। वो क्या हो जाता है? क्वथनांक। ठीक है, ये इतना समझ आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि गैस से हम दोबारा द्रव बना दें, हो सकता है क्या? आपको हो सकता है। देखो कैसे, आपने क्या किया? आपने एक बिल्कुल रखा पतीला गैस स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर रखा और रख दिया और उसको चला दिया और उबलना शुरू हुआ। फिर आपने क्या दिमाग लगाया? ऐसे तो पानी उठ जाएगा, तो आपने उसको ढक दिया। अब ढकने के बाद क्या होगा? ढकने के बाद वो पानी जो उड़ रहा है, वो ढक्कन से टकराएगा, और टकरा के वहां पे आपको देखा होगा, आप गरम गरम का उतारते हो तो छोटे छोटे ऐसे बूंदे लगी होती हैं। वो पानी ऊपर कैसे गया? वो पानी गैस की वजह से तो गैस बन के ऊपर गया है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, वो पहले तो वेपर्स थी, भाप थी। अब जैसे आपने क्या किया, उसको ढक्कन को अलग, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो बंद करके, तो वो ढक्कन से पानी ऐसे फिर से क्या होने लगता है? पानी बनने लगता है। यानी कि पहले तो वो गैस बनी थी, गैस से दोबारा क्या आ गई? द्रव बन गया। तो ये जो प्रक्रिया आपकी होती है, ये कहलाती है संघनन। ये कौन सी प्रक्रिया? अब देखिए, ये एरो का मतलब क्या है कि द्रव से क्या बन रहा है? गैस। और जब मैं इधर से लेके इसका मुंह इधर की साइड कर रही हूँ, इसका मतलब गैस से क्या बन रहा है? द्रव। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी संघनन। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी? संघनन। ठीक है, और इसको देखो, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण।
क्योंकि वाष्प बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए द्रव से भी ठोस बनता है ना, द्रव से भी ठोस बनता है। हम लोगों ने क्या रखा, पानी को आप फ्रीजर में लगा दो, क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो पानी जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। तो क्या हुआ, वो जो बिंदु हुआ जिस पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है वो हमारा कहलाता है हिमांक बिंदु। यानी कि द्रव से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, ठोस, और क्या कहलाएगा, हिमांक। तो ये समझ आया, गलनांक क्या होता है, जिसपे मेल्ट हो जाता है, क्वथनांक जिसपे उबलना शुरू हो जाता है, हिमांक जो आपका है वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर दोबारा से क्या हो जाएगा, वो ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। और एक आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी ध्रुवपातन, जिसके अंदर क्या होता है, ठोस से सीधा ही दर गैस बन जाता है। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ध्रुवपातन, सब्लिमेशन, है ना। इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, मौसादर, कपूर, ये सारे ना। तो उसके अंदर गैस से सीधा, ठोस से सीधा क्या आ जाता है, गैस, और गैस से सीधा क्या होता है, ठोस। तो अभी देखिए ये तो हो गया इनका स्टेट्स का आपस में रूपांतरण, है ना। अब हम लोग क्या है, ये तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो शांता प्रॉपर्टी क्या होती है, और घनत्व क्या प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना ना। उससे पहले एक बार डेफिनेशन को दोबारा से देख लीजिए, फिर मैं रब करूंगी कि जो भौतिक गुणधर्म है वो होते हैं जिनको देखने के लिए, जिनको मापने के लिए हम लोग को जो पदार्थ है उसके संगठन में कोई भी रूपांतरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमारे जो गुण है वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाले गुणधर्म आते हैं, गलनांक ये होता है, क्वथनांक जिसपे उबलना शुरू हो जाता है, और ये मैंने आपको इसका बता भी दिया कि किस प्रकार से। अब हमारी दो प्रॉपर्टी और बचती है, शांता और घनत्व। इसके बारे में और देखिए कि शांता और घनत्व क्या होता है। घनत्व की अगर आप बात करो तो घनत्व जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, डी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम अपॉन वी बी, मास पर वॉल्यूम, एम मास द्रव्यमान और वी आयतन। ये तो इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। बट अगर क्या है घनत्व है तो वो देखिए एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन बोल सकते हो, पाए जाने वाले संख्या। कैसे, देखिए मान लो आपका ये है, क्यूब होता है ना, इस प्रकार से बनता है। अब इसका एकांक एरिया क्या होगा कि इसका 1 सेंटीमीटर ऐसे ले, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले, तो मान लो एकांक सेंटीमीटर कुछ इतना बना, इतना सा हुआ, वो क्या बना, एकांक, ठीक है ना, ऐसे कुछ एकांक बना। अब इस पूरे में से इस एकांक में कितना बन रहा है, कितने अणु पाए जा रहे हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व अगर मैं बात करूं कि ठोस की, द्रव की और गैस की, कि किसमें द्रव जो आपका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो आप लोग बताओ। ठोस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अणु बहुत ही पास पास होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते रहते हैं। मान लो ये अणु ही है सारे, इस प्रकार से हम लोगों ने बोले थे कि सारे अणु क्या होते हैं, ऐसे जुड़े उड़े रहते हैं। फिर द्रव की बात करी थी, तो द्रव के अंदर हमने कहा था कि अणु क्या होंगे, कुछ दूरी पर उपस्थित होंगे। और गैस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि अणु बहुत ही क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब हम इनका एकांक जो एरिया है वो निकालते हैं। सपोज करो इसका एकांक क्षेत्रफल इतना है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में 5 अणु आ रहे, क्योंकि ठोस के अंदर तो अणु बहुत पास पास होते हैं, तो इसलिए इसके एकांक क्षेत्रफल में 5 अणु आएंगे, ठीक है। तो इस ठोस में अणु जो है वो बहुत ही पास पास है, तो यानी कि इस ठोस के अंदर अणु ज्यादा है, तो जितने ज्यादा होंगे ना वो इतना घनत्व क्या है, ज्यादा, तो यानी कि ठोस का घनत्व क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए द्रव के अंदर एकांक आयतन लीजिए, तो द्रव के अंदर एकांक आयतन सपोज करो इतना है, ठीक है।
तो इसके एकांक क्षेत्रफल में क्या होगा, थोड़े अणु दूर दूर मिलेंगे तो थोड़े कम ही मिलेंगे, क्योंकि अणु थोड़े से दूर दूर ही तो है तो कम ही मिलेंगे। तो इसका जो घनत्व हो जाएगा वो उससे क्या हो जाएगा, कम। ठोस से क्या हो जाएगा, कम। और गैस में भाई साहब बात करें तो गैस के अंदर तो एक ही अणु मतलब बहुत ही दूर दूर होते हैं ना, तो कोई अणु आएगा नहीं भी आए, ठीक है, तो उनका घनत्व बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ये तो बहुत ही क्या होता है, कम। तो अगर इनकी बात करें तो ठोस का सबसे ज्यादा और फिर द्रव का और गैस का तो घनत्व बहुत नगण्य के बराबर ही होता है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, घनत्व प्रॉपर्टी की। देखिए ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब आपके एग्जाम में बस आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करूंगी कि भी घनत्व क्या होता है, तो आपको जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये होता है ना। अब बार बार में ये सब चीजें भले रिवाइज हो जाएंगी, लेकिन इतना डिटेल से आप लोग को अभी समझना है। एक एक चीजें को डिटेल से पढ़ते जाएंगे, इसलिए कि बाद में जब यूज होंगे उनके नाम, कि एक नाम ही यूज होगा घनत्व, उसका इतना डिटेल से हर बार नहीं बताया जाएगा। इसलिए आप अच्छे से अभी स्टडी कीजिए। उसके बाद हम लोग की जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या आती है, श्यानता। क्या प्रॉपर्टी आती है, श्यानता। अब देखिए श्यानता कुछ तुम लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा। श्यानता जो प्रॉपर्टी है वो उसकी होती है विस्कोसिटी। क्या मतलब होता है श्यानता का, कि जो भी उसमें गाढ़पन बोल सकते हैं हम लोग, है ना, अणु, कितने अणु विस्कस है, डेंस है, कितने अणु जो है गाढ़पन जिस पदार्थ का ज्यादा होगा, जिस भी द्रव्य का, उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए मान लो सपोज करो आपके पास एक पानी है और एक आपके पास शहद है। अब बताओ किसका गाढ़पन ज्यादा है, शहद का, ऑब्वियस सी बात है। तो श्यानता किसकी ज्यादा होगी, शहद की। अब ये प्रॉपर्टी बताओ, आप देख के नहीं बता सकते क्या, कि आपके सामने मैंने रखा एक पानी और एक रख दिया मैंने शहद, और आपको बोला कि बताओ भाई श्यानता इसमें से किसकी ज्यादा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा क्या, आपको कुछ तोड़ मरोड़ उसमें कुछ नहीं करना पड़ना, बस आपको देखना है हाँ भाई ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये पतला है और ये थोड़ा गाढ़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी श्यानता अधिक होगी। तो जो भी पदार्थ का गाढ़ापन बोल सकते हैं वही उसकी क्या होती है, शांत होती है। तो जो शहद की शांता होती है वो पानी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप लोग वैसे ही समझ जाओगे कि शांता क्या। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, शांता। अब ये हमारे जो गुण हुए हैं कंप्लीट, ये हमारे कौन से गुण कंप्लीट हुए हैं, भौतिक गुण, ठीक है, यानी कि वो गुणधर्म जिनको देखने या मापने के लिए हमने पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। उसके बाद दूसरा गुण आता है, वो आता है हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण या रासायनिक गुणधर्म जो भी, तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के वे गुण जिनको देखने या मापने के लिए पदार्थ में कोई रूपांतरण जो है वो आवश्यक है। आवश्यक हो। रासायनिक गुण धर्म कहलाते हैं। जैसे अम्लता, अभी बताया था, क्षारकता, ठीक है, अम्लता हो गई और क्षारकता हो गई, या फिर उसकी पीएच निकालना, पीएच किसके अंदर आ जाएगा, उसकी अम्लता के अंदर ही आ जाएगा। या मान लो उसका कि उसको वायु के साथ अगर रिएक्शन करा रहे, नहीं दहन, एक साइड से आप लोग बोल सकते हो उसको दहन हो गया, उसका ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी। अब देखिए रासायनिक गुण यानी कि क्या हो गए, वो गुण जिनको देखने के लिए या मापने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पदार्थ में कोई रूपांतरण करना आवश्यक होगा, वो रासायनिक गुणधर्म कहलाएंगे। जैसे कि अम्लता, क्षारकता, दहन। दहन का मतलब जलना, यानी कि जलाते हम उसको तो क्या बनता है, ठीक है। अम्लता, क्षारकता तो वैसे ही आपको बता दिया, और इसके लिए आप लोगों ने 10 में पढ़ा भी होगा ना,
H प्लस आयन कितने हैं वो उसकी अम्लता को प्रदर्शित करता है, OH माइनस आयन कितने हैं वो उसकी क्षारकता को प्रदर्शित करता है। ये आरएनएस के अनुसार ब्रॉन्स एंड लोरी ने क्या बताया था, H प्लस देने वाले अम्ल, H प्लस लेने वाले क्षार, ये बता दिया था। फिर लुईस इनसे नया ही निकला, उसने कहा H प्लस को छोड़ ही दो, इलेक्ट्रॉन को लेके आओ। तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राही है तो अम्ल, इलेक्ट्रॉन दाता है तो क्षार। उन्होंने ये ऐसे करके अम्लता और क्षारकता के बारे में बताया। तो इन सबको निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी कि H प्लस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर H प्लस दे रहे हैं तो अम्ल हो गए, अगर नहीं दे रहे तो नहीं है। मतलब अगर H प्लस दे रहे हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो भी क्या होंगे, अम्ल। तो उससे तो उसकी क्या पता चलेगी, अम्लता। क्षारकता के लिए या तो वो OH माइनस देंगे, ठीक है, इसमें तो क्या होंगे कि H प्लस दाता होंगे, ये तो है ना। रिएक्शन करके हमें पता चले कि H प्लस दाता है, या फिर रिएक्शन करके ये पता चले कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा ये अम्ल है। क्षारकता का क्या पता चलेगा, या तो वो H प्लस क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, या फिर वो OH माइनस आयन क्या करेंगे, दाता, OH माइनस आयन दाता, या फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दाता। तो इलेक्ट्रॉन दाता होंगे तो भी वो क्षार होंगे। दहन का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया यानी कि जलाओगे आप इसको, और आपको पता है जलने में ऑक्सीजन क्या होती है, सहायक होती है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होती है तब तक जलता ही नहीं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, मोमबत्ती जला के रख देते हो, ग्लास उसके अंदर कवर कर देते हो और देखते हो कि आप वो मोमबत्ती कितनी देर तक जली रहती है। तो उसके अंदर, इस ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी, जब तक थी तब तक मोमबत्ती जली रही, लेकिन जैसे ही ग्लास आप में ऑक्सीजन खत्म तो यानी कि मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है कि जलने के लिए क्या होती है, सहायक होती है ऑक्सीजन। अब बहुत ही छोटे क्लासेस में देखते हैं हम लोग, 6-7 के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गए, द्रव के गुण। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ेंगे शुरुआत के अंदर कि आपको एक साथ में ऐसे बर्डन नहीं डालना, बस अच्छे से समझना है। कोई साइंस भी कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सारी चीजें, मतलब ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके डेली लाइफ के अंदर में भी यूज में आती है, और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई ऐसे ये अब तक ये होता है, इसलिए ऐसा होता है, ऐसी चीजें आपको जानने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना स्टडी कीजिए। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि आगे इसके द्रव को कैसे विभाजित किया, इनका क्या वर्गीकरण है, इनको कैसे बांटा गया, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके अंदर अवयवीकरण होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इतना आज का मैंने जो पढ़ा है कि इनके जो पदार्थ के गुणधर्म है और कौन कौन से होते हैं, और गुणधर्म के अंदर भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है कि उन गुणधर्मों में भी वो क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, मांग क्या होता है, शांता क्या होती है, घनत्व क्या होता है, अवस्थाएं कितनी होती है, सारा हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये मान के आप लोग साइंस लीजिएगा, ओके। और केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, है ना। और ज्यादा इंटरेस्ट से, जितना ज्यादा इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ेंगे उतना और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, ठीक है। इतने आप अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए, ओके, बाय।